प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम महाराष्ट्र चुनाव पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया इस समय जारी है। 288 विधानसभा सीटें हैं। 20 नवंबर को चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत मतदान होना है। 23 नवंबर को मतदान का परिणाम आना है। सभी राजनीतिक दल जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, वह चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए यथासंभव जोर लगा रहे हैं। प्रत्याशी भी लगा रहे हैं और पार्टी भी लगा रहे हैं। इन सब के बीच में आज जो चर्चा का विषय है वो अजीत पवार का बयान है। अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे का जो बहुचर्चित नारा योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला था और पूरे देश में सुर्खियां बटोरा, उसके खिलाफ टिप्पणी की। इस समय महाराष्ट्र में इस पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम बटेंगे तो कटेंगे पर बात नहीं करेंगे। हम निजी तौर पर इस प्रकार के विचारों को पसंद भी नहीं करते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू के माध्यम से ही टीआरपी बटोर मौका आता है तो करना पड़ता है जब विषय कुछ ज्यादा गंभीर हो जाता है। हम आज उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय को लेकर तकरीबन 2 वर्ष पहले देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अर्थात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई थी। बड़ा महत्वपूर्ण अवसर था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता इस रूप में साझा की थी कि ये जो रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू हुआ है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये देश को ठीक दिशा में नहीं ले जाएगा। देश के सम्मुख कई चुनौतियां, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए विकास कार्यों पर जोर देना चाहिए, ना कि बांटने के माध्यम से सत्ता में आने या सत्ता में बने रहने की कोशिश होनी चाहिए। उस समय पर यह माना गया था कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने विषय पर जो अपनी चिंता व्यक्त की, वो विशेषकर आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पर जा रही है उसको लेकर अपनी चिंता साझा की थी। उस रास्ते को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी अंगीकार करने की कोशिश की गई, लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में यह आ रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस रेवड़ी कल्चर को निशाने पर लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी इसी रेवड़ी कल्चर पर आगे बढ़ निकली है। सत्ता में आने या सत्ता में कितना कुछ बांट सकते हैं, और बांटने का आशय ये जरूरतमंद को बांटना नहीं है, जो वोट दे सकता है उसे बांटने के संदर्भ में होड़ा-होड़ी करना है। महाराष्ट्र इसका अपवाद नहीं रहा। महाराष्ट्र जिसका शौर्य, जिसका पराक्रम, जिसकी संभावनाओं को देश और दुनिया में सराहा गया, उस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच होड़ इस बात को लेकर लगी कि कौन सत्ता में आने के एवज में क्या दे देगा और कौन सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ दे देगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की योजना थी, लाडली बहना योजना, उसकी के तर्ज पर महाराष्ट्र की मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार लाड़की बहना योजना चला रही है, जिसमें 1500 रुपए महीने दिए जाना है। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन का यह ऐलान है कि अगर आपने हमें सत्ता में बनाए रखा तो हम इस राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए दे देंगे। और महायुति जिसमें कांग्रेस है, जिसमें उद्धव ठाकरे हो, जिसमें शरद पवार हैं, उनका कहना है कि अगर आपने हमें मौका दिया तो हम महिलाओं के खाते में 3000 रुपए महीना डालेंगे। और वो राज्य ये वादा कर रहा है जिस पर लाखों करोड़ का कर्जा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पर उन मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएं उससे पहले है आज के विचार सूत्र का। हम विचार सूत्र के सिलसिले को दर्शकों की मांग पर पुनः शुरू कर रहे हैं। तो हमारे का आज का विचार सूत्र ये कहता है कि गिरना नहीं, संभलना सीखो, हारना नहीं, लड़ना सीखो। महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने यह बात कही थी, पर लड़ने के लिए किस प्रकार के हथियार आजमाए जाएं, उस समय शायद मैथिली शरण गुप्त की दृष्टि नहीं पहुंची थी। अन्यथा इस प्रकार के हथियारों के संदर्भ में शायद उन्होंने कुछ सचेत किया होता कि ऐसे हथियार लड़ने के लिए इस्तेमाल मत करना। पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अली दारूवाला जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना की ओर से पक्ष रख रहे हैं। कौन सी शिवसेना? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। हमारे साथ सलीम सारंग जी हैं, एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियाकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही तटस्थ राय देने के लिए राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत किशोर तिवारी जी से करते हैं। और किशोर जी, बटेंगे तो कटेंगे को छोड़िए, बांटेंगे तो जीतेंगे पर आइए, क्या कहते हैं? बांटने से ही अब सत्ता मिल सकती है
या किसी और तरीके से भी जनता के विश्वास को जीतने की कोई युति महायुति के पास है? नहीं, हम महाविकास आघाड़ी है। हाँ, और महायुति यानी वो वहाँ महायुति हो गई है अभी जूतम पैजार से। तो वो बीजेपी ने नहीं बनाई है पार्टियां तोड़ तोड़ के। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको हिमांशु जी, एक गंभीर चर्चा है जी। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि रेवड़िया मत बांटो, खड़गे जी भी कहते हैं रेवड़िया मत बांटो, और दोनों के घोषणा पत्र में रेवड़िया ही रेवड़िया है। देश के कोर इशू को कोई टच ही नहीं कर रहा है। अब किसानों का कर्जा भी माफ करने को आ गए। अरे किसान का कर्जा वो दे नहीं पाता, कर्जे में डूब के आत्मघात करता, उसके कारण क्या है कि उपज को दाम नहीं, उपज होती कम है, लागत मूल्य बढ़ गया है, खेती के लिए पैसा नहीं है, खेती के लिए पैसा नहीं है, और उधर अडानी अंबानी के लिए बहुत पैसे है। देश के क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटले, यह अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो केवल 98% अगर बंबई में बांट दिया जाता है। तो ये कोर इश्यूज है। क्या विकास कैसा होना, क्या बीओटी के भरोसे विकास करना? तो मुझे नहीं लगता राजनीतिक पार्टी कोई सीरियस है इस मैटर। हाँ, एग्रेरियन क्राइसिस बड़े वर्स्ट हो गए, रूरल इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई, और पूरे डेवलपमेंट 8 लाख करोड़ के कर्जे ले लिए। उसका फोकस क्या था मालूम है? समृद्धि मार्ग, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, फिर अडानी के कुछ प्रोजेक्ट। तो क्या हो गया, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट और वो वदावन पोर्ट, सारे उद्योग के सारे एक विशिष्ट लोगों को दे दिए। तो कोर इशू तो ये है कि यहाँ के मराठी मानुष जो आर्थिक विपन्नता में है उसके लिए फोकस किया जाए। तो मैंने नहीं देखा। मैं अभी उद्धव जी आज मेरे इलाके में भाषण देने आए थे, तो मैंने उनको बोला कि किसान में को टेक्नोलॉजी चाहिए, क्रॉप पैटर्न बदलना चाहिए, कॉस्ट जो लागत मूल्य है उसको कम करना चाहिए, उपज को दाम मिलना चाहिए, और कपास और सोयाबीन के लिए जो आपकी नीतियां हैं उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। और कर्जा माफ करने का तो कल्चर ठीक नहीं है। समय पे भरपूर कर्जा, किसान को पैसा मिलना चाहिए जिसको अपन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को मैं देख रहा हूं कि सारी बहक गई है। रेवड़िया, एक तो ये रेवड़िया है ना सरकार के डीबीटी के थ्रू बांट रही है। देखो, सरकार के डीबीटी के थ्रू रेवड़िया बांट रही है, ये ठीक है, लेकिन चुनाव में पैसे की बारिश हो रही है। कल एक जगह पे ये आरबीआई का एक जो पैक होता है ना 500 रुपए वाला, हाँ, तो पूरा 5 करोड़ का पैक के ऐसे गट्ठे पुलिस की वैन से इधर उधर दिए गए। तो उसमें से नोटे खाली करके वो रैपर्स फेंके गए, तो रैपर्स के फोटो आने लगे। तो अगर इस प्रकार के चुनाव होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव प्रक्रिया पे ही प्रश्न है। दूसरा फिर आ गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है किशोर जी। आपने बताया कि देखो मोदी जी भी मना कर रहे थे, खड़गे जी भी मना कर रहे थे, पर दोनों के घोषणा पत्र आ गए। अब कांग्रेस में खड़गे जी के घोषणा पत्र को लेकर हम गंभीर इसलिए हैं कि वो आपके सहयोगी हैं। तो हम माने, क्योंकि आप तो कह चुके हो कि आपका गठबंधन अगर अस्तित्व में आएगा तो मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे जी को ही बनना है। आप तो कह ही रखे हो हमसे। तो ये उद्धव ठाकरे ये सारे काम करने वाले हैं ना। 3,000 रुपये महीना मिलेगा ना महिलाओं को, ये आपका ऐतराज है इसमें? खड़गे जी बोल रहे हैं, खड़गे जी अपने कांग्रेस के अकाउंट से भिजवाएंगे, उद्धव ठाकरे वाली सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी। या किशोर जी कह रहे हैं उन्होंने कह दिया है तो हम भी करेंगे, रेवड़ी बांटने का वादा जिसने भी किया निभाया जाएगा। एक देखो हिमांशु जी, दूसरे जो चैनल है, जो जिनको हम प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो इस पे डिस्कस भी नहीं करते। क्या है जी, हमारे एडमिशन है, हम किसानों को 500 रुपए महीना दे रहे, इसका मतलब किसानों को हमने सक्षम नहीं बनाया। हम महिलाओं को 1,500 रुपया दे रहे। हाँ, अब कोई 2,100 रुपया देने की बात कर रहा है, तो 3,000 रुपया देने की बात कर रहा है। तो
महिलाओं को सशक्तिकरण में भी हम फेल हो गए। हमारे भाई बहुत सारे एडमिशन है 75 साल के बाद, और दुनिया में एक ही देश है गयाना, वो दुनिया की अभी 24 के 4-5 दिन पहले वो दुनिया की टॉप जीडीपी में आ गया, क्योंकि वहां बहुत तेल निकला, इतना तेल निकला कि तो वो देश ने एक ऑफिशियल निर्णय लिया है कि हम रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, जो काम करेगा उसको ही देंगे। अरे गयाना मॉडल पूरी दुनिया में लगाने की बात है। अब देखो तुमने अनाज फ्री कर दिया है, लोगों को पैसे दे रहे हो, लेकिन फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ गए, रोजगार में पिछड़ गए, अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया। अब खर्चे, तेल देखो, तेल दुगने दाम में आ गया, महंगाई चरम सीमा पे है, दालें बढ़ गई, हमारे यहाँ तो लहसुन 800 रुपया किलो हो गया। क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं, वास्तविकता से हटके चुनाव हो रहे हैं। वास्तविकता से हटके चुनाव हो रहे हैं। किशोर जी खुद परेशान है, शिवसेना के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं किशोर तिवारी जी, देखिए महसूस कर रहे हैं सारे ही राजनीतिक दल जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर शिवानंद जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सुधीर प्रवक्ता हैं। खड़गे जी ने भी बड़े ज्ञान की बात कुछ दिन पहले कही थी, भाई वही वादा करो जो निभा पाओ, बाद में होता नहीं है तो दिक्कत होती है। कर्नाटक और हिमाचल के अनुभव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सच बोलने के लिए बाध्य किया था, भाजपा ने लपक लिया था। तो शिवानंद जी आपसे जानना है, सबक मिलने के बावजूद भी झड़ी लगाई है, 3,000 रुपए देंगे, 25 लाख तक का मेडिकल देंगे, कर्जा 3 लाख तक का माफ कर देंगे किसानों का, जो कर चुका है 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी देंगे। थोड़ा बताइए ना, भाजपा ने कितना मजबूर कर दिया अपने अध्यक्ष जी को अपनी बात से फिरने के लिए। नहीं, अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन मजबूती से हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले, अंबेडकर, इस महाराष्ट्र राज्य में होने वाले चुनाव में जो हमने फैसला लिया है, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना। हेलो, हाँ सुन रहा हूं आपकी बात शिवानंद जी। हेलो जी शिवानंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो हेलो जी शिवानंद जी। जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले, अंबेडकर या महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन मजबूत से हम जीतने जा रहे हैं। जी हेलो, शिवानंद जी से शायद हमारा संपर्क टूट रहा है, मैं दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन बात, मेरे साथ सलीम सारंग जी हैं, इन हालात पर सलीम जी की प्रतिक्रिया क्या है जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या कहते हैं सलीम जी, बांट के ही जीतेंगे? नहीं देखिए, पहले तो मैं किशोर जी की बात पे जाना चाहता हूँ। उनकी बात सुन के ऐसा लगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। यह महाविकास आघाड़ी नहीं, महाविकास बिगाड़ी दिख रही है। ये डिबेट से ही लग रहा है कि वो अकेले लड़ना चाह रहे हैं, अकेले बात कर रहे हैं। उनकी जो योजना है वो योजना उद्धव बाला साहब ठाकरे को मान्य नहीं है। ये आज ही से कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस दिख गया, आपके चैनल में ही फर्क दिख रहा है। रही बात हमारी, जब हमने ये स्कीम लाई थी लाड़की बहना योजना, जब भी कांग्रेस ने और सारी पार्टियों ने उठाया था कि ये पैसे कहां से आएंगे, इस पे ऑब्जेक्शन सबका था और हमने इसको डिलीवर करके दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तिजोरी पे बोझ पड़ेगा, इतना पैसा नहीं, हमने डिलीवर करके दिखाया। और आप जाके इनकी मैनिफेस्टो देखते तो इन्होंने 2 गुना पैसा ज्यादा कर दिया है। और अभी यहाँ पे किशोर जी इस पे एग्री नहीं कर रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की टीम कांग्रेस के साथ युति में है कि अलग हो चुकी है? अभी पहला तो मेरा सलीम, जितना आप किशोर जी से जानना चाहते हो उतना ही हम भी आपसे जानना चाहते हैं। वो जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हो, वो भाजपा तो पूरी ताकत से लगी है, बटेंगे तो कटेंगे। और आज
आपके सम्माननीय नेता अजीत पवार जी बोले, ये चलता होगा झारखंड में, ये चलता होगा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में नहीं चलता। तो अब ये तो बड़ा उतना ही कठिन सवाल आपके लिए भी हो गया कि आप भी जो है भाजपा के साथ लड़ रहे हो या भाजपा से लड़ रहे हो, थोड़ा स्पष्ट करो ना आप। नहीं, देखिए, ये हमारी विचारधारा हम क्लियर करते हैं। हमारी जो विचारधारा शिव शाहू अंबेडकर जी की विचारधारा है, और हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ डेवलपमेंट पे आए। हम हमारे लोगों के डेवलपमेंट पे, हमने हमारी सेक्युलरिज्म हमने कभी छोड़ा नहीं है, ना हम कभी छोड़ेंगे। हम सारे मजहबी लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। अगर आप अजीत दादा की वक्तव्य को देखेंगे तो इस तरीके की हेट स्पीच हमारी पार्टियों को मान्य नहीं है। तो फिर ऐसी हेट स्पीच देने वाले, जैसा आपने अपने बात से कहा, उसका गठबंधन में क्यों रहते हो? पूरी भाजपा तो इसी पे पूरे देश को आंदोलित किए हुए है, बटेंगे तो कटेंगे। तो आप जितना किशोर तिवारी से जानना चाह रहे थे, तो आप कैसे बटने वाले हैं भाजपा से, उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है सलीम जी। ये सवाल नहीं, हमारा क्लियर कट है। हम डे वन से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है, हम डेवलपमेंट पे हैं और हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। अगर आप देखोगे भी महाराष्ट्र में जब भी हेट क्राइम हुआ है किसी भी मजहबी पार्टी के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का रिएक्शन है तो अजीत दादा पवार का है। हर मजहबी लोगों के साथ, हर मजहब के साथ अजीत दादा पवार ही खड़े हुए। तो हमारा स्टैंड क्लियर है। हम जो है शिव शाहू फुले अंबेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, और हम उसको सेकुलरिज्म को हम छोड़ने वाले नहीं कोई भी हाल पे। आप छोड़ने वाले नहीं हो, वही तो सवाल है ना। पर भाजपा तो यही कहती है हम इसी के साथ रहने वाले हैं, और आप भाजपा के साथ रहने वाले हो या भाजपा से अलग होने वाले हो? क्या उम्मीद करें कि आप किशोर तिवारी जी के साथ मिलने वाले हो? नहीं, देखिए, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम साथ में जुड़े हुए। अगर आप इसकी बात करते हो तो उद्धव बाला साहब ठाकरे का स्टैंड आज कुछ साल पहले क्या था, आज चीजों को लेके वो आज तो आज खुल के बात की है कि मैंने औरंगाबाद का नाम चेंज किया है, मैंने उस्मानाबाद का नाम चेंज किया है। कांग्रेस को से भी आप ये सवाल करिए ना कि उनकी विचारधारा को आप साथ में लेके कैसे चल रहे हैं। उनका जो पिछला इतिहास है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को लेकर, एक मजहब को लेकर उनका जो इतिहास है वो आज भी वो कायम है क्या? तो वहां आप वो कांग्रेस के साथ जुड़ते ही सेकुलरिज्म हो गई। तो हमारा तो क्लियर स्टैंड डे वन। क्या करें? आप बोलते हो कि उद्धव ठाकरे जी से पूछो, पर जिनके साथ आप हो वो भी बोलते हैं उद्धव ठाकरे जी से ये पूछो। तो ऐसे लोगों के साथ आप क्यों हैं? भाजपा के लोग इन्हीं सारे मुद्दों पर तो सवाल उठाते हैं, ये क्यों सेकुलर हो गए उद्धव ठाकरे, और आप बता रहे हो हम सेकुलर हो, आप भाजपा के साथ हो। बड़ी उलझन है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। भाई इतना बटे बटे से क्यों हो? नहीं, वो बंटने वाली राजनीति पे तो हम है ही नहीं है, हम तो जोड़ने वाली राजनीति पे। आप देखेंगे आने वाले वक्त में इलेक्शन में हमको मैंडेट मिलेगा, और महाराष्ट्र में ये बंटने की जो राजनीति है 75 साल से, देखो, एक मैं आपको बता रहा हूं, 75 साल की राजनीति में एक कास्ट और रिलीजन पे हमेशा से हिंदुस्तान बंटते हुए आया है। इसको कहीं ना कहीं हमको स्टॉप करना है। तो कुल मिलाकर सलीम जी बटने को तैयार नहीं है, पर अजीत पवार और भाजपा साफ तौर पर बटे हुए दिख रहे हैं। ये उलझन की बात है। किशोर जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, संक्षिप्त में किशोर जी का हस्तक्षेप लेते हैं और शिवानंद जी से अधूरी बातचीत पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी किशोर जी। हिमांशु जी, आपने जो ड्रेस पहना है जी। तो आपको अर्बन नक्सल बोलने लग जाएंगे ये लोग। जी। और मैं बता रहा हूं कि मेरे मित्र सलीम सारंग जी ने कहा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी जाहिरनामे में 3 लाख की कर्जा माफी है, 3,000 रुपए महीना देना है। हाँ, हम भी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, फ्री फंड का सब देने के मेन स्ट्रीम में आ गए। तो मैं वास्तविकता पे बात कर रहा था कि कोर इशू पे काम होना चाहिए। दूसरा, इनका जो शाहू महाराज का नाम ले रहे हैं और अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, शिवाजी का नाम ले रहे हैं। सही बताओ, अजीत पवार जी जेल नहीं जाने के वजह से, जेल जाने के भय से इधर आए हुए हैं। अभी वो आदमी में मुझे दम लग रहा है। अजीत पवार ने अच्छा बोला, अरे हमारे महाराष्ट्र में चलता नहीं, महाराष्ट्र में चलता नहीं। और क्यों नहीं चलता बताता हूँ। योगी की 6 सभा हुई, लोग ही नहीं आए। मोदी की सभा हुई, लोगों नहीं आए। क्या क्या बोल रहे हम?
एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई मुझे बताइए सारंग जी, आप क्या काटने वाले हो हमको? हम बढ़ गए तो क्या आप काटने वाले हो क्या? बोलो। ये बोलते वोट जियात, वोट जियात यानी क्या? एक भी मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये कोई बात है? 14 में दिया, 19 में नहीं दिया। अरे तुम्हारा बर्ताव ऐसा है, दंगे कराने के पीछे पड़े, नफरत फैला रहे। अरे वो क्रिमिनल आदमी गेरवे वस्त्र पहन के आया हुआ है और साधु का वेश लेके ऐसी बातें करता है जैसे वो रावण आया था और कैसी हमारी बातें कर रहे हो किशोर जी? इससे ज्यादा आक्रामकता में हमने परम पूज्य श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के भाषणों को सुना है। उस समय आप कहां रहते थे किशोर जी? थोड़ा विचार करके बताइएगा। जरा शिवानंद जी से बात कर लेते हैं, बातचीत अधूरी रह गई थी। जी शिवानंद जी, तो सवाल इस बात का है कि ये बांटकर राज हासिल करने की होड़ आपको नहीं लगता है बर्बादी की ओर जाने के लिए ही बची है? इस पर आपकी कोई टिप्पणी? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोध हो गया था ये अच्छा नहीं है, पर फिर भी ऐलान वही किया। पता किया था क्या खड़गे जी ने महाराष्ट्र पर कर्जा कितना है? देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि कटेंगे तो बटेंगे के ऊपर जो चर्चा चल रही है, हम कटे नहीं तो बटेगी किधर? हम हटाएंगे इनको जो भ्रष्ट सरकार है राज्य में, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी को हम तुरंत हटाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, बेरोजगार बढ़ गया है, फार्मर डेली सुसाइड बढ़ गए, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। लोकसभा में इनको सबक मिलने के बाद लाड़की बहन याद आ गई, वो भी टेम्परवरी। किसको पैसा मिला है? सब जुमला है, कुछ भी होने वाला नहीं है। खुद अमित शाह जी ने, जो देश के होम मिनिस्टर है साहब ने, उन्होंने बताया कि ये सब जुमला है। 15 लाख रुपए कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? फार्मर के लिए उन्होंने कर्जा माफ करके कहाँ गया? कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का, ब्लैकमेलिंग करने का। शिवानंद जी, आप ये बताओ, शिवानंद जी, आप बहुत भरोसे के साथ हो कि हम सरकार में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देने वाले हैं। आप सरकार में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ करने वाले हैं। आप सरकार में इसलिए आ रहे हैं कि आप इसी प्रकार की बांटने की राजनीति में होड़ में शामिल होने जा रहे हैं, या किसी और कारण से आ रहे हैं? देखिए, पहला आपको एक ही हमारा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का या कांग्रेस पार्टी का हमारा नेता राहुल गांधी जी, हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नाना पटोले जी, एक ही ध्येय उद्देश्य, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, एक ही हमारा ध्येय, भ्रष्ट सरकार यहाँ से उखाड़ के, जो खोखे सरकार है इनको उखाड़ के फेंकना है। दूसरी बात, जिस महाराष्ट्र में आन बान शान था छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम रहने वाले लोग हैं। यहाँ से उद्योग धंधे सब गुजरात जा रहे हैं। क्या कर रहे एकनाथ शिंदे साहब? क्या कर रहे देवेंद्र फडणवीस जी? क्या कर रहे अजित दादा जी? क्यों नहीं रुकाया? 18 कंपनी, हाई प्रोफाइल 18 कंपनी गुजरात चला गया। सिर्फ देखने बैठे, सिर्फ दिल्ली गए, खोके पैसा। अरे आप तो जो आ रहा है महाराष्ट्र में उसे उखाड़ देने की बात कर रहे हैं। वो आपके सहयोगी हैं, उद्धव ठाकरे, वो बता रहे हैं कि अगर सरकार में आ गए तो अडानी का, धारावी का प्रोजेक्ट बंद करा देंगे। तो आप तो खुद यहां से मामला उखाड़ने की बात कर रहे हो। हम देखिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप गलत फहमी है आप कहोगे। मैं ये बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो उद्योग धंधे थे गुजरात चला गया है, वो हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के माध्यम से रुका लेंगे। रुकने के बाद सुसाइड, आत्महत्या कम करेंगे। फार्मर के, अगर एक आधा फार्मर सुसाइड किया तो उसको उनके वाइफ को हम सरकारी नौकरी देंगे, उनको इंश्योरेंस का पैसा दे देंगे, उनको पैर पे खड़ा करेंगे, उनका बच्चों के एजुकेशन का जिम्मेदारी हम लेंगे। महिला व बाल कल्याण विकास था, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे, महिला व बाल कल्याण मिनिस्ट्री अलग कर रहे हैं हम। महिला एक मिनट शिवानंद जी, मतलब आप किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? मतलब अगर पत्नी की नौकरी लगवानी है सरकारी, तो पति अगर आत्महत्या कर ले तो आपकी सरकार आने पर पत्नी की सरकारी नौकरी पक्की, ये ऑफर दे रहे हो सरकार बनाने के लिए?
नहीं नहीं 100% सरकार बने ना बने, लेकिन गरीबों के साथ, फार्मर के साथ हम कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी खड़े हैं। थोड़ा किशोर जी इसमें टिप्पणी करो ना भाई, वो कांग्रेस के आपके सहयोगी हैं, वो बता रहे हैं अगर किसान ने आत्महत्या की तो उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी पक्की। क्या कहते हो आप? वोट के लिए कौन कौन से प्रस्ताव लेकर आने वाले हो भाई? अरे मैंने मैनिफेस्टो देखा, किसानों की आत्महत्या कम करेंगे और आत्महत्याग्रस्त परिवारों का, जो आत्महत्याग्रस्त परिवार है उसकी पुनर्स्थापना करेंगे, उनके पढ़ाई का और सब योजनाओं का उनको लाभ मिला देंगे ताकि परिवार में और कोई आत्महत्या ना करे। लेकिन आत्महत्या जागरूक आदमी हो, सरकारी नौकरी के लिए लोग कितने लालायित रहते हैं, या तो घर घर में जो है विवाद पैदा कराने वाले हो। पत्नी मतलब अपने पति से ये कहती हुई सुनाई देगी, तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा, मर जाते तो कम से कम मेरी सरकारी नौकरी लग जाती। ये किस तरीके का प्रस्ताव लेकर आप चुनाव में जा रहे हो? नहीं है, तुम काहे को यार हिमांशु जी वही अर्बन नक्सल वाली बातें कर रहे हो, जब से वो लाल वाली वो पहन लिए हो। मैं नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवानंद जी बोल रहे हैं अर्बन नक्सली, आप मुझे बता रहे हो। शिवानंद जी से बात करो ना फोन लगा करके, वो किस प्रकार की बात कह रहे हैं। पर मेरे साथ में अली दारूवाला जी हैं, और अली दारूवाला जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्लियर आ रही है आपकी आवाज। तो दारूवाला साहब आपसे बात करूं उससे पहले आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता और हम सबके सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान साझा करना चाहता हूं। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा था सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 16 जुलाई 2022 को। बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। तो दारूवाला साहब ये थे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया था कि ये रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहिएगा। उन्होंने चाहा था कि ऐसे बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। तो क्या उम्मीद करें, जो महायुति की सरकार है वो रेवड़ी बांटने में लगी है। सरकार अगर बनी रह गई तो और बढ़ चढ़कर रेवड़ी बांटेगी, ऐसा कह रही है। लोग महायुति सरकार की बातों पर जाएंगे या सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था उसके साथ जाएंगे? हम जो हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को, किसानों को, जो हमें छोटा सा, मैं बोलते मराठी में बोलते महन है, फुल्ला फुलाची पाखड़ी का जो योगदान, जो मदद कर रहे, उसे आप रेवड़ी और ये सब शब्द यूज करके आप उनका अपमान, आप तौहीन कर रहे हो। इन्हें शर्म आना चाहिए, ये जबान नहीं यूज करना चाहिए। आपने दिया तो योगदान, आपने दिया तो स्कीम, आपने कहा तो पार्टी एजेंडा, अगर हमने किया तो अब इसे रेवड़ी कल्चर कहते। सबसे पहले मैं इसको कंडेम करता हूँ। हमने हमारी जो लाड़की बहना है उन्हें ये जो 1500 रुपीज दिया, बेशक ये एक बहुत छोटा सा योगदान है, इसका महाराष्ट्र ट्रेजरी के ऊपर कोई बहुत बड़ा भार या बहुत बड़ा एक उसके ऊपर दबाव नहीं आया। मगर ये जो बार बार ये लोग कह रहे आपने रेवड़ी कल्चर लाया, ये लाया, इसका मैं कंडेम करता हूँ। मगर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, हमने जो शेतकरी है इनके बिल 0 कर दिए। ये लोग जो शेतकरियों को जो लाइट रात में देते थे वो लाइट हम लोग, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसके जीआर, इसके जो असेंबली के अंदर जो जीआर पास हुए हैं, अगर हमारी सरकार नहीं भी आती है तो ये स्कीम्स गरीबों की चालू रहेंगी। ये आपके ये प्रेस्टीजियस चैनल से मैं जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ। तो ये अगर एक कल्चर था इलेक्शन जीतने का, तो सबसे पहले मैं इसको खारिज करता हूँ। ये आपके माध्यम से जनता जनार्दन को समझ लेना जरूरी है। अच्छा दारूवाला साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बोला कि देखो ये रेवड़ी नहीं है, तो थोड़ा हमें ये भी पता चलनी चाहिए कि रेवड़ी फिर क्या होती है। जो गुड़ से बनती है, तिल से बनती है, केवल वो रेवड़ी होती है, या चुनाव में बंटने वाली वो कौन सी चीज होती है जो रेवड़ी होती है? थोड़ा बताइए ना, हमारा ज्ञानवर्धन होगा।
आई डो नॉट नो रेवड़ी क्या कहते, मैं हलवाई के दुकान से नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम थे और जो टैक्सेशन, जो सर्वसामान्य लोगों से जो पैसा आता है, इसमें से जो गरीब है, जो टैक्स पेयर नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इन्हें हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर वल्लभ साहब, आप हलवाई की दुकान से नहीं आते, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने ये आग्रह किया था, आह्वान किया था, चेताया था, रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहिए। आपसे सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी बोला था, रेवड़ी बांटने वाले, वो रेवड़ियां क्या हैं? थोड़ा ये तो आप बता सकते हैं ना, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा था। एग्जैक्टली ये जो स्टॉप कहते हैं, ये जो नहीं क्या एक जो आप एक फ्लैगशिप के अंदर जो झूठा लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम आपको लाइट देंगे, हम आपको मुफ्त का पानी देंगे, हम सम्मानीय लेडीज को बस में फ्री प्रवास देंगे, और फिर जैसे इलेक्शन खत्म होता है, 1-2 महीने आप जब सत्ता में आते हो, तो सारे जो आपके प्रॉमिसेस है, इसको आप कैंसिल करते हो, इसको आप स्टॉप करते हो, और फिर कहते हैं क्या सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं है। कुड बी पॉसिबल क्या ये झूठे आश्वासनों को हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने रेवड़ी कहा रहेगा, क्योंकि दे के वापस लेना, इससे ये जो कल्चर, ये जो गवर्नमेंट ने ये 3 स्टेट्स में किया, शायद दिस कुड बी व्हाट हमारे पंतप्रधान रेफर कर रहे थे। तो एक बात बताइए दरवल्लभ साहब, आपने अपने घोषणा पत्र में ऐसा क्या विकास कार्य के संदर्भ में वादा किया है जिसके आधार पर आपको लगता है चुनाव में मुद्दा है? या चुनाव में मुद्दा केवल इतना ही है, अभी 1500 मिल रहे हैं महिलाओं को, आप अगर सत्ता में बने रहे तो 2000 रुपए मिल जाएंगे, किसानों को 12,000 मिल रहे हैं, आप अगर वापस बने रह गए तो 15,000 मिल जाएंगे। तो लोग वोट किस बात के लिए दे रहे हैं? 2000 के लिए? लोग वोट किस लिए दे रहे हैं? किसानों के 3000 बढ़ने के लिए और मुफ्त की लाइट, बिजली के लिए। ये तो एक मदद का हाथ है सर, जो इलेक्शन के अंदर जो महायुति जो एक विकास काम से जो लोगों के दिलों को जीता। सर मेरी बात आप एकदम ध्यान से सुनिए सर, आई एम एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करता हूँ। मैं नहीं कहूंगा हम जीतने जा रहे हैं या हम जीत जाएंगे। सर जनता जनार्दन है, अगर उनके बात को, उनके दिल को अगर हमारी बात बहाती है, अगर वो हमारे काम से सहमत है, सर जनता जनार्दन बेवकूफ नहीं है। वो आपके हर भाषण के लिए आएंगी, आपके हर प्रोग्राम को आएंगी, आपने आने जाने का जो उन्हें बेचारों को जो नाश्ता दिया वो भी खाएंगी, मगर जिस दिन वो वोट का बटन दबाएंगे ना सर, वो वोट का बटन विकास के लिए रहेगा, वो वोट का बटन विकसित भारत के लिए रहेगा। वो जो वोट का बटन महाराष्ट्र में दबने वाला है, झारखंड में दबने वाला है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का बटन है सर। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं समझो भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मैं बायस हूँ, मैं मोदी जी की तरफ एकदम लीनियट मेरा नेचर है। सर अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका के पंतप्रधान जैसा जीतते हैं तो वो कहते हैं डीप स्टेट को मैं बैन कर रहा हूँ। सर डीप स्टेट क्या है, ये लोगों को पूछिए डीप स्टेट क्या है। यहाँ पर राहुल जी जाके अमेरिका के अंदर कहते हैं क्या, व्हेन एवरीबडी कम्स टू अ सेम प्लेटफॉर्म, एक जब प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो मैं रिजर्वेशन निकालने की, हटाने की सोच सकता हूँ। यानी जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो मोदी जी ने, जो ओबीसी आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब जो एक रचना बनाई है, आप कहते हैं जब सब होंगे तो हम इसको कैंसिल करेंगे, और डीप स्टेट उसको सपोर्ट करते हैं। एक सेकंड काटना नहीं सर मेरे को। उसके बाद में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वहां के जस्टिन ट्रूडो क्या कहते हैं, क्या पंजाब और सिख लोग भारत में गर्व से अब नहीं घूम सकते। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो यहाँ पर सिख लोग गर्व से घूम सकते हैं। ये एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, उसको इससे क्या लेना देना है सर। ये देश को बांटने के लिए, ये देश को हराने के लिए, ये जो विकास हो रहा है इसको रोकने के लिए ये एक डीप स्टेट काम कर रहा है। मैं आज इलेक्शन का माहौल है, इसके अंदर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और ये डीप स्टेट का फंडिंग किसको आता है, फोर्ड फाउंडेशन का फंडिंग किसको आता है, ये जो एजुटेशन हो रहा है इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, ये जो एक अलग स्टेट की अलग इसकी मांग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, कहाँ से बैठ के ये काम हो रहा है।
सर ये सारी चीजें लोगों को मालूम है, लोग जनता जनार्दन बेवकूफ नहीं है। ये जो काम तो बेवकूफ नहीं है, अली दारूवाला जी का बार बार ये कहना है। लेकिन कुल मिलाकर क्या कमाल की स्थिति है ना राजकुमार सिंह जी, अगर भारतीय जनता पार्टी या भाजपा शासित राज्य में कुछ जनता के लिए किया जा रहा है तो ये सहयोग है, वंचित को उठाने की कोशिश है। पर दूसरा अगर दल या दूसरी सरकार करने की कोशिश है तो बता रहे हैं कि ये रेवड़ी है। क्या आप नहीं मानते राजकुमार जी? देश गलत दिशा में बढ़ चला है। अब यह बात नहीं हो रही कि बांध कितने बड़े बनेंगे, बात इस पर भी नहीं हो रही है कि विद्युत संयंत्र किस प्रकार के लगेंगे, बात इस प्रकार की भी नहीं हो रही है जिसके अंतर्गत सड़कों को लेकर, शहर की व्यवस्थाओं को लेकर क्या काम होगा। अब सीधे लाभान्वित करने का है। वो हम पहले सुनते थे कि प्रत्याशी चुनाव में मतदान वाली रात से पहले बहुत कुछ बांटता है। अब पार्टियां 21 दिन पहले से बांटने की होड़ में है। क्या कहते हैं राजकुमार जी? जो ढके छुपे होता था वो अब खुलेआम होने लगा। जी, बड़ी दुखद स्थिति है देश के लिए कि नरेंद्र मोदी, जिनकी स्वीकार्यता देश में आज भी सबसे ज्यादा है, अगर वो आगाह कर रहे थे 2022 में और 2022 से 24 तक हम देखते हैं कि उनकी पार्टी भी उसी तरह की रेवड़ियों पर बड़ी आपत्ति जता रहे थे बीजेपी की प्रवक्ता, और ये नहीं बता पाए कि इनको और क्या कहेंगे। अगर बाकी दल बांटते हैं रेवड़ियां तो आप बांटते हैं तो क्या कहा जाए। नरेंद्र मोदी ये हिम्मत कर सकते थे, उनका कद और उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि वो अपने काम पर, अपने नाम पर और अपने विजन पर वोट मांग सकते थे। लेकिन अगर बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है तो मेरा तो मानना है कि गलत दिशा नहीं है, देश दलदल में जा रहा है। किशोर तिवारी जी को साधुवाद, एक पार्टी के प्रवक्ता होते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ गलत है। ये कहने की हिम्मत तो है, सोचने की क्षमता तो है कम से कम कि क्या सही है क्या गलत है। दिक्कत ये हो गई है कि काम पर अगर आप वोट मांगेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। काम के लिए विजन चाहिए और उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, आपके अंदर पेशेंस चाहिए, आपके अंदर लगन चाहिए। आज है तुरंत रिटर्न का जमाना। आप जो आपने कहा, मैं इसमें थोड़ा हेर फेर कर लें, नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। आपने जैसा कहा कि बांटेंगे तो जीतेंगे, ये बांटना हर स्तर पर हो रहा है। आप बताइए कि पिछले करीब 2 साल से महायुति की सरकार है महाराष्ट्र जी। एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक में, जो चुनाव की घोषणा से ठीक पहले होती है, 150 फैसले लिए जाते हैं। बाकी 2 साल क्या किया सरकार ने? बड़ी चर्चा हो रही है कि हमने मदद का हाथ बढ़ाया है। ये चुनावी वर्ष में क्यों याद आई मदद का हाथ बढ़ाने की? 2 साल में क्यों नहीं किया? तो किया था तो उस पर वोट मांग लेते। लेकिन सवाल ये है कि वही स्थिति महाविकास अघाड़ी की भी है, वो भी लगभग 2 साल सरकार में रहे। तो आप लोगों ने 2-2 साल में जो काम किया था उसमें वोट मांग लेते। उस पर वोट इसलिए मांगेंगे कि काम कर नहीं पाए या उतना मौका नहीं मिला या उस तरह का कोई विजन आपके पास था नहीं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जैसा आपने इशारा किया कि संयंत्र कहाँ लगेंगे, एक्सप्रेस वे कहाँ बनेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी, वो प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि उनसे आपको तत्काल वोट नहीं मिलता। आपको सत्ता चाहिए। सत्ता का खेल है तो चाहे आप समाज को बांट लीजिए नारों के जरिए, मुद्दों के जरिए, या रेवड़ियां। अब तो रेवड़ियों से आगे बात चली गई। अगर आप नकद दे रहे हैं तो वो तो रेवड़ी भी नहीं है। आप गरीब को पानी मुफ्त दे दें, बिजली सस्ती दे दें, भूखे को अनाज दे दें, वहां तक समझ में आता है। आप नकद राशि देंगे तो मतलब आप कभी चाहते नहीं कि लोग सशक्त तौर पर पैरों पर खड़े हो, आपकी मदद के मोहताज रहें, आपको वोट देते रहे, बदले में आप उनको नोट देते रहे या कुछ योजनाएं देते रहे। तो ये देश ऐसे दलदल में फंसने की ओर है जिस सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ विचार करना चाहिए। आज अच्छा राजकुमार जी, एक बताइए, हम नेताओं को या राजनीतिक दलों को इस बात के लिए कोस रहे हैं कि ये किस रास्ते पर देश को लेकर जा रहे हैं, पर जिनका ये देश है अर्थात जनता, उसका स्वयं का आचरण क्या है? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम के नतीजों के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का निष्कर्ष यही रहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना नहीं लाई होती, जिसमें
1000 या 1250 रुपए महीना देना शुरू हो गया था तो भाजपा सत्ता में वापस नहीं आती। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आकलन यही आया निष्कर्ष कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म अगर ना भरे होते तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री ना बने होते। हिमाचल और कर्नाटक के संदर्भ में भी यह मुफ्त की योजनाओं के माध्यम से ही वोट पाने की योजना सफल होती हुई दिखी है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के आम मतदाता ने, आम नागरिक ने अपना भविष्य चौपट करने की कसम खा ली है तात्कालिक वर्तमान में क्षणिक लाभ पाने के लिए? क्या आप नहीं मानते कि मतदाता के संदर्भ में भले ही चुनाव आयोग कैंपेन चलाता रहे कि मतदाता बड़ा जागरूक है, पर मतदाता जागरूक होने के स्थान पर बिकाऊ हो रहा है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कहीं उसकी जड़ में देखिए, मतदाता को जागरूक बनाने का काम कोई इलेक्शन कमीशन के कैंपेन से नहीं होगा, विज्ञापन से। उस मतदाता को जागरूक बनने की जगह 75 साल में अगर 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं या उसके लिए टकटकी लगा के देखते हैं, तो देश की हालत क्या है? सवाल यह है, दो पहलुओं में देखिए। एक तो हमारे देश में साक्षरता की स्थिति क्या है, आर्थिक स्तर की स्थिति क्या है। अगर 1/3 से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी की रेखा के नीचे है, तो आपसे देशभक्ति की और देश हित की चर्चा करना चाहेंगे क्या? उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो जो उसको 2 वक्त की रोटी देगा, जो मुफ्त में चीजें देगा, वो उसको एक मुश्त वोट देगा। और ये नब्ज अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पकड़ी दिल्ली में। और ये मानना पड़ेगा, आप सहमत हो असहमत हो बाकी लोग, कि बाकी दल अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ता दिखाया था उस पर आंख बंद करके चल रहे हैं। इसकी उस पर चलने के लिए मजबूर हो गए। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर आता हूं कांग्रेस प्रवक्ता के पास में, वो कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे, उनसे समझने की कोशिश करता हूं। कल का आया हुआ राजनीतिक दल आपके लिए रोल मॉडल हो गया, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। क्या कहते हैं शिवानंद जी? कोई ऐसा नहीं है सर। देखो, कोई भी आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हो या हमारा कोई एकनाथ शिंदे जी हो, कोई घर से कोई 1 रुपए नहीं लेके आते हैं। जो भी है जनता का पैसे से उसको सही अच्छे से लोगों को एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोड हो या हेल्थ के बारे में उसके लिए रोड मैप रहता है। कोई किसी का इससे ऐसा नहीं है। आप अगर मान रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पक्का है, फूड गारंटी कांग्रेस ने लाया है, यही बीजेपी ने विरोध कर रहे थे। मोबाइल हमने लाया, कंप्यूटर हमने लाया। आप बताइए कि बीजेपी 10 साल में क्या? शिवानंद जी, आप किस रास्ते पर आ गए? आप पहले कंप्यूटर लेकर आए थे, आपने भागड़ा नांगल जैसे बांध बनाए थे, पंचवर्षीय योजनाएं नेहरू जी के माध्यम से इस देश को बुनियादी आधार देने का कारण बनी थी। वो कांग्रेस पार्टी अब किस पर आ गई? तुम 2000 दे रहे हो, हम 3000 देंगे इस पर? नहीं सर, सुनिए। देखिए, किसी को मदद करना गरीबों, ये कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, उनको खड़ा करना, उनका प्रपंचा घर चलना, जो गरीब, पिछड़ों, SC ST, जो मजदूर लमानी जैसे तांडा रहता है उधर, उनका पति कुछ काम करके आए तो घर पे उनकी वाइफ को पैसा नहीं देते, इसलिए उसके वाइफ के हाथ में कम से कम पैसा दिया तो किसी के माध्यम से उतना ही मदद हो सके, वो घर चला सके। इसलिए महिलाओं के लिए हमने बस फ्री रखा है, महालक्ष्मी योजना 3000 रुपए दे रहे हैं। उसके बाद हमने महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं। उसके बाद हमने फार्मर के लिए 3 लाख रुपए कर्जा माफ कर रहे हैं। तो और सुशिक्षित बेरोजगार उनको 4000 रुपए दे रहे हैं हर महीना। इसका मतलब यह है सर कि डेवलपमेंट होना चाहिए, उद्योग धंधे होना चाहिए। यहाँ से बिजनेस गुजरात जा रहे तब से पूरा पीछे। अभी जो सर बता रहे थे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 2 साल पहले क्या थे, भाई साहब को पता नहीं है। इतना बड़ा कोविड आया था, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे, इतना अच्छा काम किया है। पूरा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में उद्धव ठाकरे जी का, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी का धन्यवाद करता हूँ
आपके चैनल के माध्यम से सर, इतना बड़ा आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, देखो उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, फिर भी आप अभी तक तैयार नहीं हुए कि अगर जीते तो मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे होंगे। ये नहीं बोले आप, अभी बोल रहे हैं। किशोर जी बैठे हुए हैं। सर सुनिए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन हम जीतने जा रहे, 200 तक हम 200 सीट चुन के आ रहे। उसके बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन में बैठ के चर्चा होगा, उसमें हमारा ट्रम्प कार्ड है। हमारे हम होने के बाद होना सीएम करना है 100%, लेकिन होने के बाद हम पहला ये भ्रष्ट सरकार हटाना है, यही हमारा मंशा है। यही हमारा जी हो, शरद पवार जी हो। लेकिन सलीम साहब वापस आपके पास मैं आता हूं। इतनी लंबी चर्चा हुई, इतनी चर्चा के बाद आपका कुछ मन बदला क्या? इस देश के लिए सोचने के लिए नेता से हटकर नागरिक के तौर पर आप कुछ मजबूर हुए? कहीं जाकर तो रुकिए, कहीं तो ठहरिए। क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है, बटिए भी मत, बांटिए भी मत। देखिए ऐसा है, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी की स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकार को हटाना है, तो वो ये भूल गए कि पूरे हिंदुस्तान से भ्रष्ट सरकार किसकी हट चुकी है, गिने चुने जगह पे बची है। तो उनके वक्तव्य से ऐसा लग रहा है भ्रष्ट सरकार कांग्रेस ही है। अब जब तक ये जाति की राजनीति नहीं खत्म होगी ना हिंदुस्तान से, ये इस तरीके की चीज चलती रहेगी। अभी प्रवक्ता शिवसेना साहब के किशोर जी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक वोट जिहाद की बात की थी कि मुसलमान की वोट की। वो मैं काफी टाइम से सोच रहा था, आप मेरी तरफ आओ तो मैं उस पर बात करूं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने वोट उनको ही दिया है, और हकीकत बात है लोकसभा में सारा वोट मुसलमानों ने वहां पे ही दिया हुआ है, उद्धव बाला साहब ठाकरे को ही दिया है। तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि आपको पूरे वोट मुसलमानों को मिले हैं, तो मुसलमानों को आपको टिकट बांटने में क्या तकलीफ है? आप मुसलमानों को एक टिकट नहीं दी। एमएलसी की बात आती है तो कांग्रेस हो या शिवसेना हो, ये मुसलमानों के वोट तो लेते हैं इनको, लेकिन एमएलसी नहीं देती है। अब क्या करते हैं सलीम सारंग साहब? आप तो अजीत पवार के साथ चले गए, तो किशोर जी आपको टिकट कैसे दिलाते? हमको नहीं दिला, लेकिन बाकी के उनके पास जो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है उनको टिकट दिया है कि अजीत पवार साहब को 2 एमएलसी मिली है, 2 एमएलसी में से एक ओबीसी को टिकट उन्होंने एमएलसी दिया है, एक मुसलमान को एमएलसी दिया है। ये पहली बार हुआ महाराष्ट्र में, इतने सालों में पहली बार एमएलसी में, महाराष्ट्र में एमएलसी में एक भी मुसलमान नहीं है। कांग्रेस ने उनकी टिकट तो वोट तो भर भर के लिए, उनको एमएलसी क्यों नहीं दी? तो जाति की जो राजनीति है, आप एक जाति, एक रिलीजन से, एक मजहब से आप वोट तो लेते हो और उनको उनका हक नहीं देते हो। और रही अभी उनका हक नहीं देते हो, क्या कहते हैं सलीम सारंग साहब? अगली बार ऐलान घोषणा पत्र में ये भी होना चाहिए बांटने के तहत जितने वोट मिलेंगे उतने ही आपको टिकट भी मिलेंगे। ऐसा भी एक फॉर्मूला आप चाहते हो? जब बंटने पर आए ही है तो ये भी बांटा जाए। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस के में प्रवक्ता जी की एक बात, उनकी मैंने एक बात देखा, उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या करने के बाद उनके फैमिली को हम नौकरी देंगे। ये बात पे मैं मानना नहीं चाहता हूं। हम चाहते हैं कि किसान आत्महत्या नहीं करे, उसकी वेलफेयर में स्कीम लाए, किसान जो है उनकी खुशहाली बढ़ाए। हमारी सरकार किसान को, यही किसान को, उनको आत्महत्या करने का वजह नहीं बनेगी, ना उनके फैमिली को जॉब दे उनकी जगह पे फैमिली को देंगे होगी। लेकिन कुल मिला के मुद्दे की बात यह, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मुद्दे की बात यह है कि देश की राजनीति का यह रुझान भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं। वोट सुनिश्चित करने के लिए मतदाता को सीधे तौर पर नगद राशि के प्रलोभन इस्तेमाल हो रहे हैं। जब चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता के तहत मतदाताओं को नोट बांटने को प्रतिबंधित करता है, तो यहां पार्टियों के स्तर पर तो खुलेआम कहा जा रहा है अगर हमें सरकार मिलाए तो हर महीने इतने आपके अकाउंट में जाएंगे। क्या यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए? क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? क्या इस देश में मतदाताओं की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसा प्रलोभन देने वाली घोषणाओं का बहिष्कार करें? चुनाव के अंतर्गत 5 साल में आप देश को, प्रदेश को और अपने क्षेत्र को कहां लेकर जाएंगे और उसमें रहने वालों को किन सहूलियतों के साथ भविष्य के लिए तैयार करेंगे? क्या यह चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? गंभीर विमर्श का विषय है।
तात्कालिक लाभ के लिए कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अंधकार के रास्ते पर तो नहीं ले जा रहे हैं। यह केवल नेताओं का नहीं बल्कि इस देश के आम मतदाताओं का दायित्व है। अपने 1000, 1500 या 3000 रुपए महीना पाने के लालच में कहीं हम आने वाली पीढ़ी को भुखमरी के कगार पर तो नहीं ला देंगे। विचार कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की शेर का। तो हमारा आज का शेर मौजूदा हालात के संदर्भ में कुछ ये है कि बेवजह नहीं पड़ती है रिश्तों में दरार, कोई अपना ही जहर घोलता है अपनों में। गुलजार ने जो ये बात कही थी, ये बात महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक दलों के बीच जो परस्पर संघर्ष है उस पर मुफीद बैठता है। क्या महाराष्ट्र के राजनीतिक दल नीति प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर प्रदेश हित में साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? ये भी सवाल है। इस सवाल के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए